हेलो आप सभी को नमस्कार। मैं अनिल दुबे आज आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस विषय के अंतर्गत नेचर ऑफ द स्टेट, राज्य का स्वरूप यानी व्यक्ति और राज्य के मध्य क्या संबंध होते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो उदारवादी व्यक्तिवादी दृष्टिकोण यानी परिप्रेक्ष्य, लिबरल इंडिविजुअलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टेट। तो उदारवादी और व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष्य राज्य के यंत्रीय सिद्धांत का स्वाभाविक परिणाम है। यानी जो व्यक्तिवादी और उदारवादी राज्य के सिद्धांत हैं उसके अंतर्गत ये माना जाता है राज्य एक साधन है। सभी व्यक्ति मिलजुल कर राज्य का निर्माण इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने हित और लाभ के लिए राज्य का निर्माण करते हैं। तो राज्य एक साधन हुआ व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो इस दृष्टिकोण के अनुसार राज्य का निर्माण सब व्यक्तियों ने मिलजुल कर व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से किया है। अतः राज्य एक साधन है, व्यक्ति उसका साध्य है। साधन का अर्थ ये होता है कि जैसे हमें कोई काम करना होता है और उस काम को करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हमें गाड़ी मोटर की आवश्यकता होती है। तो हमें एक जगह से दूसरे जगह पहुंचना ये हमारा उद्देश्य है और हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं वो हमारा एक साधन है। तो इसके अनुसार ये होता है कि राज्य व्यक्ति के उद्देश्य की प्राप्ति का एक साधन है। उद्देश्य क्या है? शांतिपूर्ण जीवन, सुखमय जीवन प्राप्ति के लिए सब लोगों ने मिलजुल कर राज्य का निर्माण किया है। इस दृष्टिकोण के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। बुराई इसलिए है क्योंकि राज्य जब बनता है तो उसमें कुछ नियम कानून बनते हैं और नियम कानून के अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ रोक लगाई जाती है, स्वतंत्रता सीमित करती है, कटौती करती है। इसलिए वो एक बुराई है। इस दृष्टिकोण के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती करता है, इसलिए वह एक बुराई है। परंतु राज्य ना हो तो लोग दूसरे को सताने लगते हैं, दूसरे को परेशान करेंगे, धोखा देंगे और जीवन और संपत्ति की कोई सुरक्षा नहीं रह जाएगी। यदि राज्य ना हो तो लोग एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को परेशान करेगा, उसके अधिकारों का उल्लंघन करेगा, संपत्ति और जीवन का किसी प्रकार का सुरक्षा नहीं रह जाएगी। इस दृष्टि से राज्य आवश्यक है। तो जब राज्य आवश्यक है तो राज्य को क्या करना है? राज्य को समाप्त नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं? परंतु इससे जुड़ी हुई बुराई को हम कम कर सकते हैं। बुराई क्या है कि राज्य हमारे प्राकृतिक अधिकार को और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो रोक लगाती है, राज्य को ये करना चाहिए कम से कम रोक लगाना चाहिए उस पे जितनी आवश्यक हो। तो यह उपाय है कि राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में उतना ही कटौती करे जितना राज्य को अपने कार्य करने के लिए और दूसरे के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है। राज्य ऐसे कार्यों पर रोक न लगाए जिससे दूसरे के अधिकारों पे, स्वतंत्रता पे उल्लंघन न होता हो। तो ये है व्यक्तिवादी उदारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत। उदारवाद क्या होता है? तो उदारवाद राजनीति का वह सिद्धांत जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी माना जाता है। सामाजिक संस्थाओं को मनुष्य के सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है। सामूहिक से जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं, जैसे सरकार की पॉलिटिकल संस्थाएं, संसद, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सभी व्यक्तियों ने मिलजुल कर बनाया है। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को ऊंचा स्थान दिया जाता है। व्यक्तियों के स्वार्थ और सामान्य हित में कोई टकराव नहीं देखा जाता है। ठीक, तो व्यक्तिवाद ये मानता है कि सभी मनुष्य बुद्धिमान और विवेकशील प्राणी हैं। सभी मनुष्यों ने मिलजुल कर जो राजनीतिक संस्थाएं उनका निर्माण किया जाता है और व्यक्ति के जो अपने निजी स्वार्थ हैं और सभी समाज के सामान्य हित में कोई टकराव नहीं देखा जाता है। व्यक्तिवाद क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार
प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक है और उसकी सिद्धि करते हुए वह दूसरों के हित में भी योग देता है। यदि आप अपनी भलाई करते हैं, आप अपने लिए पढ़ाई करते हैं, आप अपने लिए अच्छा काम करते हैं, तो उससे समाज के अन्य लोगों को भी फायदा होता है। अतः राज्य अन्य कोई भी सामाजिक संस्था व्यक्ति के लिए है। यदि राज्य में जितनी संस्थाएं हैं, अतः राज्य माने कंट्री, देश, और अन्य कोई सामाजिक संस्थाएं, जितने भी संगठन, किसान संगठन है, व्यापार संगठन है और राजनीतिक संस्थाएं हैं, ये सब संगठन किसके लिए हैं? व्यक्ति के लिए हैं। व्यक्ति को जीवन को अच्छा बनाने के लिए, व्यक्ति का जीवन अधिकतम सुख शांति समृद्धि बनाने के लिए ये सब सारी चीजें जो राज्य के अंतर्गत संस्थाएं पाई जाती हैं वो व्यक्तियों के लिए हैं। व्यक्ति राज्य या अन्य किसी संस्था के लिए, हम किसी संघ के यूनियन के लिए नहीं है। बहुत सारे संघ, यूनियन, राज्य, संगठन किसके लिए है? व्यक्ति के लिए है। हम उसके लिए नहीं, हम लोगों ने उसको किसी भी संगठन, सरकार, गवर्नमेंट और बहुत सारे संस्थाएं जो बनाई गई हैं वो इसलिए बनाई गई हैं कि वो व्यक्ति अपनी आवश्यकता के लिए बनाया है और उनका व्यक्ति उसके लिए नहीं है कि संस्थाएं बड़ी हो गई। यहाँ पर व्यक्ति सर्वोच्च है। तो राज्य व्यक्ति की स्वैच्छिक गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। राज्य को व्यक्तिगत जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। इस दृष्टिकोण के जो विचारक हैं, जो व्यक्तिवाद के विचारक हैं, उदारवाद के विचारक हैं, उनमें जॉन लॉक का नाम सबसे पहले आता है। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के क्षेत्र से आते हैं। जेरेमी बेंथम, हर्बर्ट स्पेंसर के विचार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक, तो जो उदारवाद के विचारक हैं और व्यक्तिवाद के विचारक हैं उनमें जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम, हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों ने अपना विचार व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर दिए हैं। तो इसके अंतर्गत इनके विचार इस प्रकार से हैं। जॉन लॉक जॉन लॉक 17वीं शताब्दी के एक अंग्रेज विचारक हैं। 17वीं शताब्दी के अंग्रेज विचारक हैं। ठीक, इनका मानना है कि व्यक्ति के कुछ अधिकार होते हैं। व्यक्ति क्या है? इनका मानना है कि व्यक्ति बुद्धिमान, नंबर एक इनका मानना है व्यक्ति जो है बुद्धिमान विवेकशील प्राणी है। ठीक, बुद्धिमान और विवेकशील प्राणी है। उसके बाद में प्राकृतिक अधिकार की रक्षा की बात करते हैं। प्राकृतिक अधिकार की रक्षा माने राज्य की स्थापना प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए हुई है। और प्राकृतिक अधिकार, ये 3 अधिकार बताते हैं। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार।
तीन अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो राज्य की स्थापना के बाद भी ये तीनों अधिकारों की रक्षा, यदि राज्य इन तीनों अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाती है तो लोग समाज क्या करेगी, किसी दूसरे को शासन सत्ता सौंपेगी। और उसके बाद निजी संपत्ति की आवश्यक है। निजी संपत्ति की बात करते हैं कि व्यक्ति के जीवन के विकास के लिए निजी संपत्ति आवश्यक है। और उसके बाद में ये विरोध का अधिकार भी देते हैं कि विरोध का अधिकार है। यदि सरकार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का रक्षा नहीं कर पाती है, निजी संपत्ति की रक्षा नहीं कर पाती है, तो विरोध का अधिकार है। उसके अनुसार जो समाज क्या करेगी, ट्रस्ट के अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी देगी। इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि राज्य क्या करता है, व्यक्ति के अधिकारों का एक रक्षक है। और समाज हमेशा ये देखती रहेगी कि राज्य उनके व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है तो सरकार को बदल दिया जाएगा और दूसरे व्यक्ति को लोगों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए किसी दूसरे को शासन सत्ता सौंपी जाएगी। दूसरे विचारक हैं एडम स्मिथ। ठीक, ये एक अर्थशास्त्री हैं। इनका मानना है कि राज्य को प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत व्यापारिक अधिकार भी आते हैं। तो राज्य को व्यापार में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। व्यापार में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक, तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया आहस्तक्षेप की नीति। ठीक, राज्य को क्या करना चाहिए, बिजनेस व्यवसाय और व्यापारिक जो राज्य के आर्थिक कार्य के होते हैं उसमें राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सभी लोगों को खुली एक पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत सभी लोग अपना व्यापार और बिजनेस करें। राज्य को केवल शासन और कानून की व्यवस्था देखना चाहिए, व्यक्ति के निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इनके अनुसार राज्य के कार्य क्या होने चाहिए, राज्य के कार्य बाह्य आक्रमण से रक्षा, नीति को लागू करना, विधि को लागू करना, विधि निर्माण और उसके बाद में सार्वजनिक कार्य। राज्य को केवल बाह्य आक्रमण से रक्षा, सीमाओं की सुरक्षा, विधि का निर्माण और सार्वजनिक कार्य करना चाहिए। ये एडम स्मिथ के विचार थे। उसके बाद और आते हैं जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम का मानना है कि इनका भी मानना है कि राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। हस्तक्षेप की नीति और उसके बाद में व्यक्तिवाद का समर्थन।
व्यक्तिवाद का समर्थन। इनका मानना है अधिकतम राज्य में अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। इन्होंने व्यक्तिवाद का उपयोगितावाद का बात का सिद्धांत दिया था। ठीक, उसके बाद आते हैं स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर न्यूनतम शासन। इनका मानना है न्यूनतम शासन। ठीक, न्यूनतम शासन का मतलब है कि व्यक्ति के निजी मामलों में राज्य को कब तक नहीं हस्तक्षेप करना चाहिए जिससे व्यक्ति के किसी भी कार्य से राज्य के नियम और कानून व्यवस्था का उल्लंघन नहीं होता है। यदि कोई शराब पी रहा है, यदि कोई व्यक्तिगत जीवन में किस प्रकार का जीवन जी रहा है, यदि उससे राज्य के किसी भी कानून का और राज्य में शांति व्यवस्था नहीं भंग होती है, कानून का उल्लंघन नहीं होता है, तो व्यक्ति राज्य को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब तक कि कानून व्यवस्था ना भंग हो तब तक व्यक्ति के मामले में पुलिस को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इसके अनुसार व्यक्तिवाद और उदारवाद की मान्यताएं क्या हैं, कैसे आप ये समझेंगे कि कहाँ पे किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। तो व्यक्तिवाद उदारवाद की मान्यताएं। ठीक, नंबर 1 मान्यता यह है कि राज्य एक साधन, राज्य एक यंत्र है। राज्य क्या है? एक यंत्र है। यंत्र क्या है? सभी व्यक्तियों ने, राज्य एक यंत्र है, मशीन है, जिसको क्या है, राज्य व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तित कर सकता है और राज्य अपने हित और लाभ के लिए यदि आवश्यकता पड़ी तो राज्य में सुधार परिवर्तन भी कर सकता है। राज्य की संरचना में सुधार परिवर्तन और भी कर सकता है। राज्य, दूसरा क्या मान्यता है? राज्य एक साधन है। राज्य एक साधन है। ठीक, साधन है व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, व्यक्ति के शांतिपूर्ण जीवन के लिए, शांति व्यवस्था और एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य का निर्माण किया गया है। और राज्य व्यक्ति उसकी सर्वोच्च है। व्यक्ति क्या है? साध्य है, लक्ष्य है व्यक्ति। ठीक, तो ये मान्यता हो गई, राज्य एक साधन है। और उसके बाद में स्वतंत्रता, प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा, प्राकृतिक अधिकार में जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। ठीक, समानता, उसके बाद में न्यूनतम शासन, अहस्तक्षेप की नीति। ये सब मान्यताएं हैं कि राज्य को व्यक्ति के मामले कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। और सभी व्यक्ति हस्तक्षेप का अर्थ ये भी हुआ कि राज्य न तो किसी को सहायता पहुंचाएगी,
न किसी को मदद देगी। सभी लोग अपना अपना व्यक्तिगत सामर्थ्य के अनुसार श्रम करेंगे और उसी के अनुसार अपना जीवन जिएंगे। राज्य किसी के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। जो गरीब है गरीब रहेगा, अमीर है अमीर रहेगा। राज्य किसी भी की व्यक्तिगत मामलों में दखल नहीं देगी। तो ये है मान्यताएं। और राज्य के फिर कार्य क्या होंगे? कार्य राज्य के अनिवार्य कार्य, ठीक। अनिवार्य कार्य में आएंगे बाह्य आक्रमण से रक्षा, विधि निर्माण, शांति और सुरक्षा, प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा, विदेश संबंध और उसके बाद में विदेश संबंध, उसके बाद में विधि को लागू करना, दंड, कानून के उल्लंघन पर दंड देना। तो ये सब आवश्यक कार्य हैं जो राज्य करेगा। राज्य बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करेगा, विधि बनाएगा, प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करेगा, विदेश संबंध और विधि को लागू करना, और कानून का ना पालन करने वालों को दंड दिया जाएगा। उसके बाद राज्य के कुछ ऐच्छिक कार्य होंगे। राज्य के ऐच्छिक कार्य में शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा, समाज सुधार, यातायात, मनोरंजन, उद्योग, व्यापार, ठीक। राज्य के सब ऐच्छिक कार्य हैं। राज्य करता है या नहीं करता है, राज्य के लिए ये आवश्यक नहीं है। राज्य चाहे तो करे चाहे ना करे। अब इसकी आलोचना क्या है, इसमें इसकी कमियां क्या हैं व्यक्तिवाद राज्य में? आलोचना या कमियां, ठीक। नंबर 1 है राज्य बुराई है, ठीक। व्यक्तिवाद के अनुसार राज्य एक बुराई है, तो राज्य एक बुराई नहीं है। राज्य ही है जो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है और शांति व्यवस्था बनाए रखता है, ठीक। राज्य एक बुराई है। उसके बाद में व्यक्ति को विवेक और बुद्धिमान मानना, व्यक्ति को बुद्धिमान और विवेकशील मानना। तो सभी व्यक्ति समान रूप से नहीं होते हैं। कुछ लोग कम बुद्धि रखते हैं, कुछ लोगों को सहायता की आवश्यकता होती है, कुछ लोग प्राकृतिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। तो सरकार उनकी यदि कोई मदद नहीं करती है तो इससे
समस्या हो जाएगी। कुछ राज्य के बहुत सारे लोग जो हैं पिछड़े रह जाएंगे और उनको राज्य के होने से उससे उनका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए उसके बाद में व्यक्ति को जो आर्थिक रूप से पिछड़े जो लोग होते हैं, राज्य की सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक, उसके बाद व्यक्ति बात मानता है राज्य को किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हस्तक्षेप, तो बहुत सारे व्यक्ति इतने बुद्धिमान नहीं होते हैं कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार की शिक्षा पर लेनी चाहिए, किस प्रकार की शिक्षा नहीं लेनी चाहिए, और एकदम खुली प्रतियोगिता, ठीक, खुली प्रतियोगिता होती है जिसमें जो पहले से लोग पिछड़े हुए हैं और पहले से लोग पिछड़े हुए हैं जिनको जब तक कोई मदद नहीं दी जाएगी उसके बिना वो राज्य में अपने अधिकारों के और राज्य में उनको अपने अच्छे जीवन को नहीं प्राप्त कर सकते। तो जो उदारवादी है वो क्या करता है कि सभी व्यक्तियों को समान मानता है और एकदम उदारवाद के अंतर्गत सभी लोग को समान मानते हुए समान व्यवहार करता है। इससे जो राज्य में गरीब हैं और पिछड़े हुए लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, शारीरिक रूप से अक्षम हैं और थोड़े प्राकृतिक रूप से कम बुद्धिमान हैं, तो राज्य यदि उनका अलग से ध्यान नहीं रखती है तो ऐसे में उनका राज्य के होने ना होने से कोई फायदा नहीं होता है। तो इसीलिए इसमें बुराई ये है कि एकदम खुली प्रतियोगिता होती है। उदारवाद के अंतर्गत राज्य केवल कानून और व्यवस्था देखता है। जब तक व्यक्तियों के द्वारा किसी भी प्रकार का कानून का उल्लंघन नहीं किया जाता है और उसमें किसी भी प्रकार का कानून व्यवस्था का समस्या नहीं होती है, तब तक व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे कोई कौन सा किस प्रकार का कैसा धर्म है, किस प्रकार का पहनावा है, किस प्रकार का खाना है, कौन सा शिक्षा ले रहे हैं, राज्य किसी भी प्रकार के व्यक्ति के निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको राज्य की मदद की आवश्यकता होती है, राज्य उनको भी मदद नहीं करती है। ऐसे में इस प्रकार की व्यक्तिवादी राज्य की ये सब समस्याएं भी हो सकती हैं। आशा करते हैं आपको व्यक्तिवाद और उदारवाद समझ में आया होगा। आगे आप पॉलिटिकल साइंस से आप बीए कर रहे हैं, एलएलबी है आपको, तो आगे एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।